वेनेजुला साउथ अमेरिका का वो मुल्क जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व हैं, लेकिन जहां लोगों के घर में दूध और दवाई तक मुश्किल से मिलती है। निकोलस मादुरो, जो सेल्फ क्लेम सोशलिस्ट रेवोल्यूशन का वारिस था, 2013 से पावर में बैठा था, मगर उसके पावर का निजाम डेमोक्रेसी से ज्यादा सिक्योरिटी एपरेट्स पर चल रहा था। मीडिया के मुताबिक वेनेजुला की इकोनॉमी कोलैप्स के बाद मदुरो गवर्नमेंट पर इंटरनेशनल सैंक्शन की बरसात हुई। अमेरिका, यूरोप और लैटिन अमेरिका के कुछ कंट्रीज ने मदुरो को इलेजिमेट रूलर डिक्लेयर किया, जबकि रशिया, चाइना और ईरान ने उसको लेजिमेट प्रेसिडेंट का स्टेटस दिया। यानी वेनेजुला एक बैटलफील्ड बन चुका था, नॉट ऑफ सोल्जर बट ऑफ जियोपॉलिटिक्स। वेनेजुला की पॉलिटिक्स को समझने के लिए एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑयल। वेनेजुला दुनिया का लार्जेस्ट प्रोविजन ऑयल रिजर्व रखता है, सऊदी अरबिया से भी ज्यादा। ये ऑयल ही मदुरो का शील्ड भी था और अमेरिका टारगेट भी, क्योंकि जो मुल्क एनर्जी कंट्रोल करे वो जियोपॉलिटिक्स कंट्रोल करता है, और जो जियोपॉलिटिक्स कंट्रोल करे वो वर्ल्ड ऑर्डर के रूल्स लिखता है। मदुरो ने ऑयल एक्सपोर्ट रशिया, चाइना और टर्की को बेचने शुरू किए और यूएस पेट्रो डॉलर के सिस्टम को बाईपास करने की कोशिश की। अमेरिका के हॉक के लिए ये एक रेड लाइन थी, क्योंकि डॉलर की पावर सिर्फ प्रिंटिंग से नहीं चलती, वो ऑयल मार्केट से कंट्रोल होती है। इस बैकग्राउंड में अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट ने मदुरो को दो चीजों के लिए थ्रेट डिक्लेयर किया, ऑयल मार्केट डीस्टेबलाइजेशन, ऑथोरिटेरियन इनरिचमेंट सपोर्ट बाय रशिया एंड चाइना। वॉशिंगटन में एक परसेप्शन बिल्ड हुआ कि वेनेजुला इज नॉट जस्ट अ फेल्ड सोशलिस्ट स्टेट, इट इज अ रशियन आउटपोस्ट इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इस वक्त वेनेजुला के अंदर भी हालत बेकार हो चुकी थी, इन्फ्लेशन हाइपर लेवल पर था, पब्लिक फूड लाइन में खड़ी थी, अपोजिशन लीडर्स या तो जेल में थे या एक्सिल में। मदुरो ने मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसी को डायरेक्ट कंट्रोल में ले लिया था और इलेक्शन को गवर्नमेंट मशीनरी से गाइड करवाना शुरू किया। इस पर इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने कहा कि वेनेजुला अब डेमोक्रेसी से स्लाइड होके कंट्रोल ऑथोरिटेरियनिज्म में जा रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑथोरिटेरियनिज्म के साथ साथ वेनेजुला फॉरेन अलायंस भी स्ट्रेंथन कर रहा था। 2024 के बाद रशिया ने कराकस में मिलिट्री एडवाइजर भेजने शुरू किए, चाइना ने डिजिटल सर्विलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, ईरान ने ड्रोन टेक्नोलॉजी शेयर की। ये तीन कंट्रीज के लिए वेनेजुला एक जियोपॉलिटिकल बीचहेड बन सकता था, वेयर अमेरिका लीस्ट एक्सपेक्टेड। यही वो मोमेंट था जहां मदुरो की पॉलिटिक्स और वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स सीधा टकरा गई। अमेरिका ने कंक्लूड किया, मदुरो इज नो लॉन्गर जस्ट अ डिक्टेटर, ही इज अ स्ट्रेटेजिक थ्रेट। और जब अमेरिका किसी लीडर को थ्रेट डिक्लेयर कर देता है, फिर अगले चैप्टर में एक्शन होता है। मदुरो के पावर को चैलेंज करने का डिसीजन व्हाइट हाउस में नहीं, इंटेलिजेंस कम्युनिटी में बना। फाइल्स और ब्रीफिंग में मदुरो को एक अथॉरिटेरियन रूलर के साथ साथ रशियन स्ट्रेटेजिक एसेट लेबल किया गया। इस लेवल का इंटरनेशनल लॉ में बहुत वेट होता है, क्योंकि इससे मिलिट्री जस्टिफिकेशन बिल्ड हो सकता है। अमेरिका ने पहला स्टेप कवर डिप्लोमेसी से शुरू किया। लैटिन अमेरिका के कुछ मुल्कों को कन्विंस किया गया कि वेनेजुला में पॉलिटिक्स ट्रांजिशन जरूरी है। कोलंबिया, ब्राजील और पेरू के हॉक्स ऑलरेडी मदुरो के खिलाफ थे, लेकिन मेक्सिको और अर्जेंटीना न्यूट्रल थे, यानी रीजन डिवाइड था। पैरेलल में सीआईए और पेंटागन ने इंटरनल वेनेजुला में डिसिडेंट मिलिट्री ऑफिसर्स और अपोजिशन नेटवर्क को एक्टिवेट करना शुरू किया। ये मॉडल पहले भी लैटिन अमेरिका में यूज हो चुका था, 1970 में ऑपरेशन कंडोर के नाम से। प्लान ए बहुत सिंपल था, मदुरो को डोमेस्टिक अपराइजिंग से कोलैप्स करवाना। लेकिन प्रॉब्लम ये आई, मदुरो ने मिलिट्री एलीट को ऑयल मनी, गोल्ड और सिक्योरिटी प्रिविलेजेस से बांधा हुआ था। आर्मी उसके बैकबोन बन चुकी थी, पब्लिक प्रोटेस्ट हुए, मगर सिस्टम नहीं गिरा। जब प्लान ए फेल हुआ, वॉशिंगटन ने प्लान बी एक्टिवेट किया, कवर्ट कैप्चर स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी नॉर्मल टेररिस्ट या सर्टल बॉसेस के लिए यूज होती है, नॉट फॉर सिटिंग प्रेसिडेंट। टारगेट था मदुरो को इंटरनेशनल ट्रेवल या डिप्लोमेटिक रूट में कैप्चर करना, लेकिन रशिया ने मदुरो के ट्रेवल को रीस्ट्राइक कर दिया और सिक्योरिटी डबल कर दी, यानी कैप्चर का विंडो क्लोज हो गया। फिर आया सेक्शंस। यूएस ट्रेजरी ने वेनेजुला के ऑयल सेक्टर, गोल्ड एक्सपोर्ट और क्रिप्टो चैनल्स को ब्लॉक कर दिया। मदुरो ने काउंटर में रशिया और ईरान के क्रिप्टो और शेडो बैंकिंग से डीलिंग शुरू की। ये सेक्शन वॉरफेयर 21st सेंचुरी का साइलेंट वॉर है।
मगर अमेरिका के हॉक्स सेटिस्फाइड नहीं हुए। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में एक न्यू टर्म सर्कुलेट होने लगा, हार्ड किनेटिक इंटरवेंशन। ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसका मतलब होता है मिलिट्री एक्शन। मिलिट्री इंटरवेंशन नॉर्मली किसी इंटरनेशनल मैंडेट के साथ होता है, लेकिन वेनेजुएला के केस में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया और चाइना ने वीटो का सिग्नल दे दिया था। इसका मतलब ये था, अगर अमेरिका एक्शन करेगा तो वो यूनिलेटरल होगा। यहाँ से ऑपरेशन का नेचर कवर्ट से ओवर्ट की तरफ शिफ्ट होने लगा। पेंटागन प्लानर्स ने कोलंबिया के बॉर्डर रीजन में स्टेजिंग पॉइंट्स कंसिडर किए और यूएस साउथर्न कमांड ने कैरिबियन वाटर्स में नेवल एसेट्स मूव करने शुरू किए। लैटिन अमेरिका में ये मूव एक मैसेज था, वी आर रेडी। रशिया ने भी जवाब दिया, एडवाइजर्स को रेनफोर्स किया गया और रूमर्स आए कि मॉस्को ने काराकस में शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम डिप्लॉय किए हैं। ईरान ने ड्रोन और साइबर सपोर्ट ऑफर किए। चाइना ने सर्विलेंस नेटवर्क अपग्रेड किया। कोल्ड वॉर के बाद पहली दफा वेस्टर्न हेमिस्फेयर में ईस्ट और वेस्ट ओपनली टकरा रहे थे। 6 जनवरी 2026 की सुबह काराकस में सिटीजन्स को पहले सिर्फ इंटरनेट स्लो डाउन महसूस हुआ, फिर मीडिया ब्लैकआउट, फिर एयरस्पेस क्लोज। उसी वक्त यूएस साउथर्न कमांड ने कंफर्म किया, ऑपरेशन का ऑब्जेक्टिव क्लियर था, रिमूव मदुरो फ्रॉम पावर एंड एक्सट्रैक्ट हिम अलाइव। ये फिल स्केल इन्वेशन नहीं थी, ये सर्जिकल रिजीम डिसेबिटेशन मॉडल था। अमेरिकन ड्रोन ने काराकस के प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के सराउंडिंग एयर डिफेंस ग्रिड को जम और ब्लाइंड किया। स्पेशल फोर्स हेलीकॉप्टर बॉम्ब्स इंसर्टेशन के जरिए मदुरो के सिक्योरिटी कॉर्डन तक पहुंच गए। रशिया ट्रेन गार्ड्स ने रेजिस्टेंस किए, लेकिन ऑपरेशन स्पीड और प्रेसिजन उनके लिए अनएक्सपेक्टेड थी। मदुरो को पैलेस के अंदर से रीस्ट्रेन और एवैक्यूएट किया गया। ऑपरेशन ड्यूरेशन 48 मिनट रिपोर्ट की गई और फिर मीडिया ब्लैकआउट में एक सिग्नल लाइन वॉशिंगटन से रिलीज हुई। वर्ल्ड फ्रीज हो गया। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था अमेरिका एक सिटिंग प्रेसिडेंट को डायरेक्ट किनेटिक फोर्स से अरेस्ट कर लेगा। रशिया ने ऑपरेशन को एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर किया। चाइना ने कहा सोवरेनिटी इज नॉट ऑप्शनल। ईरान ने जवाब दिया, टुमारो इट कैन बी एनी गवर्नमेंट क्यूबा। निकाराजुआ और बोलिविया ने इन्वेशन लेवल किया। ईयू डिवाइड रहा। फ्रांस और जर्मनी ने ऑपरेशन को इलीगल बट स्टेबलाइजेशन सिनेरियो बोला। यूके ने कॉशनरी सपोर्ट दिया। मिडिल ईस्ट में सऊदी और यूएई ने साइलेंट अप्रूव दिया, क्योंकि यूएस ऑयल कॉरपोरेशन उनके फेवर में आता है। तुर्की ने ऑपरेशन को एंटी डेमोक्रेटिक स्टेप डिक्लेयर किया, लेकिन रशिया के स्टेंस जैसा हार्ड नहीं गया। लैटिन अमेरिका स्प्लिट हुआ। ब्राजील और कोलंबिया ने टैक्टिकल सपोर्ट दिया। मेक्सिको और अर्जेंटीना ने कंडम किया। अमेरिकन मीडिया फ्रेम सिंपल था, मदुरो वाज अ डिक्टेटर जस्टिस डिलीवर। रशियन मीडिया ने इसे न्यू कॉलोनियल coup बोला। चाइनीज प्रेस ने नैरेटिव पुश किया कि दिस सेट्स अ डेंजरस प्रेसिडेंट फॉर इंटरनेशनल लॉ। अल जजीरा, डीडब्ल्यू, बीबीसी और टीआरटी वर्ल्ड ने इशू को सॉवरेनिटी वर्सेस रिस्पांसिबिलिटी के लेंस में एक्सप्लेन किया। मदुरो की अरेस्ट के बाद वेनेजुएला में पावर वैक्यूम ना बना, क्योंकि यूएस ने पैरेलल में इंटरनल ट्रांजिशन काउंसिल अनाउंस करवाया, यानी ऑपरेशन मिलिट्री नहीं, पॉलिटिकली भी सिंक्रोनियस था। वेनेजुएला की पब्लिक रिएक्शन मिक्स थी। कुछ लोग ने रिलीफ महसूस किए, कुछ ने एंगर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिविल वॉर नहीं हुआ। इसका क्रेडिट ट्रांजिशनल प्लानिंग को मिला। इंटरनेशनल कम्युनिटी में अब डिबेट ये नहीं कि मदुरो डिक्टेटर था या नहीं, डिबेट ये है कि क्या एक सुपर पावर को हक है कि वो इंटरनेशनल मैंडेट के बगैर एक सिटिंग प्रेसिडेंट को अरेस्ट करे। ये इंसिडेंट फ्यूचर में रशिया, यूक्रेन, ताइवान, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के डजन कॉन्फ्लिक्ट में प्रेसिडेंट सेट कर सकते हैं। हिस्ट्री सिर्फ डिक्टेटर्स को टेस्ट नहीं करती, वो सुपर पावर्स को भी टेस्ट करती है। वेनेजुएला का ऑपरेशन सिर्फ मदुरो की कहानी नहीं है, ये एक मुल्क की सॉवरेनिटी और ग्लोबल ऑर्डर की क्रेडिबिलिटी की टेस्ट है। अमेरिका के लिए ये सिक्योरिटी ऑपरेशन था, वेनेजुएला के लिए इन्वेशन, रशिया के लिए प्रोवोकेशन और दुनिया के लिए एक वार्निंग। कल एक लीडर गिरा, आज एक प्रेसिडेंट बनता गया, और कल को शायद दुनिया पूछेगी क्या ये जस्टिस था या सिर्फ पावर का एक नया मैनुअल। आपकी इसमें क्या राय है दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
जिसके बदौलत हम अपने वीडियो के लिए डीपली रिसर्च करते हैं और आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत, मैं आपका दोस्त नवाज खान।